हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो भाई हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर फिनिश कर दिया है और साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए और मेरे हिसाब से इतना जितना भी मैंने पढ़ाते वक्त आपको क्वेश्चन करवाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए, दैट इज़ सफिशिएंट। आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना आपको समझ में आया है दैट इज़ ओके। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स बना लो बस। ठीक है, ये चैप्टर हम वापस रिवाइज़ करेंगे अगले साल, तब तक इसका जितना यूज़ होगा उतने के लिए आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आप पूरे लेक्चर ही ढंग से देख लो, लेक्चर समझ लो, वहाँ पर डाउट्स आए तो पूछ लो, दैट इज़ सफिशिएंट, उतना हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अभी, तो मैं बता दूं कि देखो 11th में मैक्सिमम पोर्शन इसीलिए क्या होता है, आपका जो पढ़ाया जाता है वो अलजेब्रा का पढ़ाया जाता है। ठीक है, और 12th में जो पढ़ाया जाता है वो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। ठीक है, ऐसे करके IIT JEE को हम डिवाइड कर सकते हैं मैथ्स को। तो अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, अलजेब्रा बड़ा पोर्शन है जो JEE मैथ्स को कवर करता है, लगभग 30% to 35% क्वेश्चंस आस्क्ड। पेपर में सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे भी मैंने बहुत पहले आपको पूरा एनालिसिस बताया था कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजेब्रा के अंदर जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे लगभग 7 to 8 टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस सीरीज़ पढ़ाऊँगा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ये जितने भी चैप्टर हैं सबसे एक क्वेश्चन हर साल मेंस में लगातार पूछा जा रहा है, लगातार, और आसान से चैप्टर हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं, भारी बातें नहीं, और उनका बेसिक हमने किया भी है। ठीक है, अगला आप पढ़ोगे इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एक तरीके से आइडिया ले रहे हैं हम कि हमें क्या पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो आप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी। उसके बाद बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम पढ़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, है ना। मेरे हिसाब से लगभग 4, 3, 7 हो गए टॉपिक, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आप मान के चलो, हर साल एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन सबका आता है। तो 7 × 4, 7 × 4, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। तो 7 × 4 7 चौको 28, यानी कि 28 से 30 नंबर, समझो आप 28 से 30 नंबर, यानी कि 30 मार्क्स के आसपास घूमता है ये चैप्टर। 30 मार्क्स JEE मेन आउट ऑफ 100, तो एक तरीके से समझो 30% कवर करता है पूरे JEE के मैथ्स को। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान है। और मैं बता दूँ, इसमें चैप्टर्स जो आपको आसान लगेंगे, बहुत आसान लगेगा, इट इज़ वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, मॉडरेट, 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 वेरी इजी। ठीक है, लगभग हो सकता है आपको 3 चैप्टर में बच्चों को नॉर्मली मैंने जहाँ तक देखा है प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनने मुश्किल होते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आएगा आपको अगर आप सही से पढ़ोगे मेरे साथ। लेकिन सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल और ये डिटर्मिनेंट, 4 तो ऐसे हैं जिन पर बच्चों का होल्ड आराम से बनता है और मज़ा आता है उनको बच्चों को। तो सबसे पहले इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो ये हमारे अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं जहाँ से लगभग 30 मार्क्स का कवर होता है। तो ध्यान से पढ़ना। लगभग हम पहले कुछ चैप्टर अलजेब्रा के कवर करेंगे, लगभग प्रोबेबिलिटी तक हम फिनिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी या ये है ना पूरा फिनिश करेंगे। लगभग ये लगभग हो जाएगा 3 या 4 मंथ्स में, 3 to 4 मंथ्स में पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। मतलब आपको 30 मार्क्स का मैं पहले पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे कैलकुलस में, जिसमें कि फंक्शन आपने पढ़ रखा है। उसके बाद सीधा बहुत आसान कहानी हो जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों की भी ज़रूरत आपको आगे लग सकती है। और ये थोड़े से टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनको स्टार्ट में ही हम ख़त्म कर रहे हैं, और 11th के पोर्शन में भी आते हैं, आपके बोर्ड में भी आपको हेल्पफुल होंगे। बोर्ड में ये भी आता है, ये भी आता है, सब बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी चलेंगे हम जैसे ही आप क्लास में आओगे, और 21 को आप आ ही जाओ। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करेंगे आज के लिए हम नया चैप्टर एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, सीक्वेंस एंड सीरीज़, बेसिक टॉपिक। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, हालांकि हमारी चर्चा इस पर हो चुकी है कि नहीं? चर्चा तो हो ही गई है। चर्चा मतलब बेसिक बातें तो आप जानते ही हो, लेकिन फिर से मेरा फ़र्ज़ है
कि बताना, कुछ नए बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सीक्वेंस, तो भाई सीक्वेंस क्या होता था, पहला क्वेश्चन यही आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अलग अलग नाम यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्रोग्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, है ना, और सीक्वेंस भी यूज़ कर रहा हूँ, और सीरीज़ भी यूज़ कर रहा हूँ, कई सारे नाम आ गए, है ना। उनका मतलब क्या है, क्या अलग अलग मतलब है सबका? नहीं, अलग मतलब नहीं है, सब एक ही चीज़ें हैं घुमा फिरा के, ठीक है ना। चाहे आप सीधे कान को इधर से पकड़ो, चाहे उधर से पकड़ो, एक ही चीज़ है, दैट इज़ प्रोग्रेशन, ओके। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन हमारा नया टॉपिक है ना। और इसमें सबसे पहले फिर हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज़ क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। तो शुरुआत में थोड़ा लिखने का काम है, लिख लेते हैं, आ जाओ, लाइन खींचेंगे, लिखते हैं। सीक्वेंस इज सेट ऑफ टर्म्स। सीक्वेंस क्या होता है? सेट होता है ऑफ टर्म्स। सीक्वेंस इज सेट ऑफ टर्म्स रिटन अकॉर्डिंग टू, ये हमने बेसिक में भी कवर किया है, और ये लेक्चर फिलहाल इंट्रोडक्शन नहीं होगा, इसीलिए सीक्वेंस इज सेट ऑफ टर्म्स रिटन अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल। ये चैप्टर इसीलिए आपको आसान भी लगेगा, और इसीलिए शायद मैंने उठाया कि बहुत सारे नए बच्चे आए हैं, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना पढ़ो। सीक्वेंस इज सेट ऑफ टर्म्स रिटन अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल, बेसिक डेफिनाइट रूल। डेफिनाइट क्यों लिखा? क्योंकि डिफाइंड रूल होना चाहिए, रूल ऑफ टर्म्स रिटन अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनाइट रूल इज ए सीक्वेंस, है ना। बस इतना सफिशिएंट है। एंड सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल पे आ जाओ, सीक्वेंस का मतलब है कि एक कुछ सेट ऑफ टर्म्स होगा जिसका हर एक एलिमेंट, सेट ऑफ टर्म्स रिटन अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनाइट रूल, जिसका हर एक आदमी एक रूल को फॉलो करता हुआ चलेगा। जैसे कि आ जाओ, जैसे सीक्वेंस में लिखता हूँ, है ना। सीक्वेंस जैसे मान लो आपका लिखा है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन तक, तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं? ये बार बार आप एक एक जोड़ रहे हो, हर टर्म में एक एक जोड़ रहे हो, है ना। मतलब ये AP में आएगा, बाद में चल के आपको पता चलेगा, हालांकि अभी हम इतना नहीं पढ़ रहे। जैसे आगे चलो, जैसे किसी ने लिखा 2, उसके बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया 6, उसके बाद आ गया 8, तो ये एक रूल को फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है? बार बार 2 ऐड कर रहे हो आप, 2 ऐड कर रहे हो, है ना, तो अगला टर्म आप बता सकते हो 10। इसी प्रकार इधर टर्म का क्या होगा? लास्ट टर्म होगा 2n, है ना, इसे लास्ट टर्म बोलते थे हम, पहले बेसिक में किया है। तो ये सब आपके लिए सीक्वेंस होंगे, है ना, सीक्वेंस। अच्छा, ऐसा ही नहीं, कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहते हो, है ना, 1 2 2 स्क्वायर 2 3 2 की पावर 3 एंड सो ऑन 2 की पावर n-1, ठीक है, ओके। ये सब सीक्वेंस हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पर, है ना, सीक्वेंस इज ऑल्सो ए फंक्शन, एक फंक्शन की तरह हम भी इसे बोल सकते हैं। ऑल्सो ए फंक्शन हुज वेरिएबल इज n लाइज इन नेचुरल नंबर। मतलब उसका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल कौन है? n है, बार बार n वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, इस आदमी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, आगे चलकर हम समझेंगे। तो सीक्वेंस एक तरीके से फंक्शन भी बोल सकते हैं, जिसका जो वेरिएबल जो है उसका वो n होता है। वेरी कौन करता है इसमें? n वेरी करता है, नंबर ऑफ टर्म्स वेरी करते हैं। और लाइज इन नेचुरल नंबर, जो n की वैल्यू हमेशा किस में लाई करती है? नेचुरल नंबर में लाई करती है, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम देखते हैं सीरीज का मतलब। ये किसका मतलब था? सीक्वेंस का मतलब। तो अब देखेंगे हम सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज इज सम ऑफ terms of सीक्वेंस, है ना। एवरी टर्म फॉलो, अगेन यहाँ पर वो सेंटेंस पढ़ा सकते हो, एवरी टर्म फॉलो ए डेफिनाइट रूल पैटर्न, है ना। एक डेफिनाइट रूल को फॉलो कर सकता है, पैटर्न को फॉलो कर सकता है, और ए लॉगरिथम और एनी एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम वर्ड का मतलब ये होता है
कि ये भी एक पैटर्न ही होता है, जैसे एल्गोरिथम बेसिकली कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड एल्गोरिथम। तो सीरीज इज सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। बस इसमें एक चेंजेस आ गया कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं आप ध्यान से देखो, मैंने कॉमा से सेपरेट किए, लेकिन सीरीज के केस में वो टर्म्स सम ऑफ टर्म्स लेकर आएंगे। मतलब सीरीज को हम जैसे मान लें कुछ सीरीज़ है मेरा, है ना, एस से लिखा मैंने सीरीज़ को, तो ये यहीं पर ये सीरीज़ क्या बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n। अगर ये ऐसा है तो ये सीरीज़ है, जैसे s = 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट प्लस 2n। ठीक है, इसी तरह तीसरा जो एग्जांपल लिखा आपने वो भी लिख सकते हो, 1 + 2 = 2 की पावर 1 + 2² प्लस डॉट डॉट एंड सो 1 + 2 की पावर n - 1। ये सब सीरीज़ बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे भाई? सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ और सीक्वेंस में बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आया पहले कि सीक्वेंस इज़ द सेट ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स का कुछ लोगों का ऐसा सेट होता है जो एक डेफिनेट रूल और पैटर्न या फिर एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं, एक बेसिक रूल को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं। लेकिन उन्हीं टर्म्स को अगर हम सम के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दें तो वो क्या बनाएंगे? उसे हम बोलेंगे सीरीज़। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, तो ये चीज़ हो गई सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। हेडिंग दे दो अभी प्रोग्रेशन। अब एक और वर्ड उठता है हमारे साथ में कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन अगेन यही चीज़ है, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हेडिंग देते हैं प्रोग्रेशन। तीसरी चीज़ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज अगेन सेट ऑफ टर्म्स written according to basic written according to definite rule, pattern और algorithm। और एल्गोरिथम। प्रोग्रेशन में भी ऑफ 2 काइंड, 2 तरीके का प्रोग्रेशन हो सकता है। ठीक है, एक हम बोलेंगे फाइनाइट, नहीं सीक्वेंस के अंदर होता है, सॉरी प्रोग्रेशन में मत कर लो, प्रोग्रेशन के अंदर आएगा, तीनों आएगा। सीक्वेंस वर्ड उठाओ। सीक्वेंस 2 तरीके का होगी, तो एक को हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोल सकते हैं इसमें, फाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड दूसरा होगा एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या है, अब इनमें दोनों में देखते हैं क्या क्या लिखेंगे हम। फाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें, प्रोग्रेशन का मतलब ये यहाँ तक खत्म हो गया। प्रोग्रेशन अगेन वही चीज़ है जिसके अंदर आप पढ़ोगे EPGP। तो एक बेसिकली डेफिनेट रूल, पैटर्न और एक या फिर एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए इसके टर्म लिखे जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि आप, है ना, आपको TN, है ना, देयर विल बी TN एंड SN एंड ऑल दैट थिंग्स, है ना, TN, SN जो चीज़ें पढ़ोगे, ऑल विल बी फंक्शन ऑफ n, जो कि सब n के फंक्शन होंगे। अच्छा, फिलहाल इधर बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। 2 तरीके की सीक्वेंस और सीरीज होते हैं बेसिकली। एक को हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, एक बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनमें फ़र्क क्या है दोनों में? फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि टर्म्स पर ही बात चल रही है हमारी, सेट ऑफ टर्म्स पर। तो टर्म्स या तो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, हो सकता है टर्म्स कुछ लिमिटेड टर्म्स हो, है ना, लिमिटेड टर्म्स हो। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके फाइनाइट हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब यह है कि काउंटेबल, मतलब जो चीज़ आप काउंट कर सको जहाँ तक, वो उसको हम फाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, काउंटेबल। मतलब दूसरी चीज़ इसमें ये होगी कि देयर मस्ट बी डिफाइंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपका 1 2 3, है ना, जैसे एस से लिखता हूँ मैं, सीरीज़ की भी बात कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक। मैंने 10 पे ही रोक दिया इसको, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, बस 10 तक।
10 तक हो गया। लेकिन इसी में अगर मैं टर्म्स ये फाइनाइट ना करके इन्फानाइट तक कंटिन्यू करूँ तो ये हमारा सीक्वेंस बोला जाएगा इन्फानाइट सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो हेयर टर्म्स विल बी infinitely will be infinite, here terms will be infinite, है ना, मतलब इन्फिनिटी तक टर्म्स जा सकते हैं। एंड वी कांट मतलब इसका मतलब यह है कि इसके लिए n टेंडिंग टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मतलब टर्म्स क्या है, n को ही हम टर्म्स बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। एंड अगेन यहाँ पर जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म इज नॉट डिफाइंड, इसके केस में आपका लास्ट टर्म डिफाइंड नहीं होगा। तो जैसे कि सीक्वेंस क्या होगा फिर, एग्जांपल जैसे यही सीक्वेंस अगर हम उठाएं, एस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं हम इसको, एस इन्फिनिटी, बाद में आपको पता चलेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4, इस सीक्वेंस को जोड़ते जोड़ते मैं प्लस इन्फिनिटी तक ले जाऊं, देन दिस सीक्वेंस इज इन्फानाइट सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इन्फानाइट सीरीज़ बोला जाएगा, इन्फानाइट टर्म्स। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कितने टर्म है, तो आप बता नहीं सकते कितने टर्म है, पता नहीं कितने, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बता सकते हैं कितने टर्म है, 10 टर्म्स हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया है आपको सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बारे में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट डाउन, लिख लो, लिखते चलो, बेसिक चीज़ें हैं, सब आराम से पढ़ते वक्त मज़ा आएगा आपको। और क्या है, और वैसे भी इस चैप्टर से आप पहले ही रूबरू हो चुके हो, है ना, पहले ही देखा हुआ है, तो सारी चीज़ें आसान हैं, बस समझना है। देखो, लिखने से कुछ काम नहीं चलता, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों की मतलब समझ में आनी चाहिए। कल को आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप भी पढ़ा सको, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स और Tn की। ठीक है ना, जैसे कि अब इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं, मेन पॉइंट, ये तो सब डेफिनेशन के बारे में हुई, अब काम की चीज़ें। तो सम ऑफ एनी सीक्वेंस, sum of terms of any sequence is denoted by Sn। हम क्या करेंगे, हम Sn से डिनोट करेंगे सीक्वेंस के, किसी भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स के सम को Sn से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये नोटेशन पहले हम समझते हैं सारी चीज़ों का। ठीक है, नोटेशन सबका समझते हैं। and nth term will be denoted by Tn से डिनोट करेंगे। मतलब क्या है, इसकी पोजीशन जो होगी, दिस विल बी nth टर्म। अच्छा, एनी प्रोग्रेशन की बात की जाए तो इसका मतलब कोई भी प्रोग्रेशन की बात की जाए, समझते रहना, बहुत आसान बातें हैं। कोई भी प्रोग्रेशन की बात की जाए तो उसको हम Sn से लिख सकते हैं, फिर इसका मतलब है ना। तो Sn विल बी सम ऑफ ऑल द n टर्म्स, कहाँ तक, +Tn। अच्छा, इसी से समझते हैं सारी चीज़ें, बेसिक बातें। T1 का मतलब क्या है, T1 का मतलब है, इसका पहला मतलब है फर्स्ट टर्म, एंड फॉर इट n = 1, यानी कि ये पहली पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी होता है और इसके लिए n कितना है, 1 है। ये क्या होता है, इसे हम बोलेंगे सेकेंड टर्म, जैसे पढ़ने में क्या आएगा, और इसके लिए n = 2 होता है, फिक्स है चीज़ें। ठीक है, एंड t = 3 क्या है, इट इज़ थर्ड टर्म। ठीक है, और इसके लिए n क्या है, 3 है, समझते रहना। इसी प्रकार इधर कहानी है। एंड ये क्या है, ये क्या बोला जाएगा, ये लास्ट टर्म भी बोला जा सकता है, इट इज़ अगेन nth टर्म। ठीक है, क्योंकि पोजीशन में इसकी लास्ट टर्म है, और इसके लिए हम n को n के बराबर ही रखते हैं, मतलब यहाँ पर n खुद ही n है। ठीक है, मतलब Tn यहाँ पर है। अच्छा, इसका मतलब जो है, ये सीरीज़ है पूरा, है ना, फॉर एनी प्रोग्रेशन सीरीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, T1 + T2 + T3 + T3। तो अब इसमें बात मैं दूसरी करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ एक और, चलो इसे मैं कहानी जोड़ देता हूँ कि Sn को फिर इसका मतलब समीशन के रूप में भी लिखा जा सकता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ, लिखा जा सकता है। समीशन ऑफ r, वेरिएबल r दिखाया मैंने, r फ्रॉम 1 to n, और इधर t ऑफ r। आप लोग समीशन को भी ओपन करना सीखो। ठीक है, दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्मेट।
ठीक है। बात क्या है कि r को 1 उठाओगे तो यहाँ पर t1 मिलेगा। समीशन का मतलब होता है प्लस, ठीक है। समीशन इज नोटेशन, ठीक है। ये एक नोटेशन है ऑफ, है ना, ऑफ टर्म्स, या बाद में पढ़ेंगे इसको, समीशन पर पूरी अपनी चर्चा बाद में होगी। फिलहाल मैंने बताया भी है। तो समीशन को ओपन करने का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सम का नोटेशन होता है, सम देता है, इट गिव्स सम ऑफ टर्म्स, यानी कि सम ऑफ टर्म्स हो और उनको आपको शॉर्ट में लिखना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जबकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, इनके सफिक्स में लोग बदल रहे हैं तो इसीलिए वेरिएबल आर है। तो यहाँ पर जो आदमी बैठा है वो आर वेरिएबल है। लास्ट कहाँ तक जाना है, एन तक। तो स्टार्ट और लास्ट ये होता है टी आर, ये तो आर की जगह 1 रखोगे तो T1, फिर सम की समीशन साइन है देन इट इज़ प्लस, ठीक है। ये सब बेसिक में बताया मैंने। आर की जगह 2 रखोगे देन T2 प्लस T3, ऐसे कहानी चलती पड़ेगी, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका सम के बारे में। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट इज, ठीक है। तो आपने समझा कि Sn का मतलब क्या है, Sn का मतलब है समीशन ऑफ Tn, Tn भी बोल सकते हो इसको इन शॉर्ट। बहुत लोग बाद में, मैं खुद इसको ऐसे भी यूज करूँगा कि Sn इज इक्वल टू समीशन ऑफ Tn, ये भी लिखते हो, दैट इज ओके, ठीक है। Sn इज इक्वल टू समीशन Tn, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसको आप, इस पर क्वेश्चन होंगे भयंकर, ठीक है। आ जाओ, फिलहाल तो चलते हैं आगे। तो समीशन Tn, अच्छा उसके बाद दूसरे पॉइंट में चलता हूँ। जैसे कि आपको कोई बोले S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक टर्म का ही सम, दैट इज T1। अच्छा इसी प्रकार कोई S2 बोलेगा तो क्या बोलोगे आप, सम ऑफ 2 टर्म्स। इसको हम सेकेंड टर्म नहीं बोलेंगे, 2 टर्म्स, यानी कि 2 टर्म तक का सम। 2 टर्म तक का सम मतलब T1 प्लस T2 भी आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार S3 को लिख के भाग गया तो सम ऑफ 3 टर्म्स, हाँ भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है कि नहीं। अच्छा आप भी बता दो, T1 प्लस T2 को हम क्या लिख सकते हैं, S2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इट मीन्स ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, S3 इज इक्वल टू S2 प्लस T3, लिख सकते कि नहीं लिख सकते इसी से भी, या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा समझो आप। तो इसका मतलब T3 कैन बी रिटन एज S3 माइनस S2। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको अगर जनरलाइज करें, जनरल है ना, यहाँ पर हम 2 बातें करेंगे, जनरल बात कर देंगे। जनरल बात यह है कि अगर आप nth टर्म का Tn निकालने की कोशिश करोगे और आपको सम का फॉर्मूला दिया है तो आप इसको लिखोगे Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। पढ़ा है हमने बेसिक क्लास में भी, Sn माइनस, क्योंकि यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर है, यहाँ वाला नंबर 1 कम है, तो वैसे ही लिखा हमने, यहाँ नंबर और ये 1 कम। तो Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू फॉर ऑल प्रोग्रेशन, ट्रू फॉर ऑल प्रोग्रेशंस, ऑल टाइप प्रोग्रेशन, सभी के लिए ट्रू होता है। चाहे AP पढ़ोगे, GP पढ़ोगे, सबके लिए अगर ये आ गया तो किसी में भी अप्लाई कर सकते हो आप आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक सही सी बात है, अपनी सीधी बात है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं, हालांकि हमने बेसिक क्लास में भी किए हैं और कुछ क्वेश्चन अलग अलग आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में, तो वो हम करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, चलो अच्छा, बात नंबर 2। बात नंबर 2 हो गई, इसके अंदर थर्ड बात पे आते हैं। अभी हम प्रोग्रेशन में ही चल रहे हैं, प्रोग्रेशन के बारे में ही सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अच्छा थर्ड बात ये है कि अगर मैं इधर प्रोग्रेशन लिखूं तो आप उनके nth टर्म Tn इज इक्वल टू nth टर्म, या फिर बोल सकते हो लास्ट टर्म का फॉर्मूला ला सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको क्लिक होना आना चाहिए कि आपको nth टर्म क्लिक होना चाहिए। अगर मैं उसके वो सीक्वेंस लिख दूँ, जैसे कि बहुत आसान से नहीं स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा टफ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैंने बेसिक में पढ़ा है, जैसे 2 4 6 8 इस तरह से। तो इसका nth टर्म क्या होगा, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। nth टर्म कैसे क्लिक करते हैं सर, देखो भाई इसमें पैटर्न पकड़ो कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर 8 हुआ। हर बार क्या हो रहा है, हर बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, n में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2n। देखो
पता कैसे चलेगा कि ये टर्म ये इसी का Tn है? बहुत सिंपल है, n की जगह 1 रखो तो 2 आएगा पहला आदमी, n की जगह 2 रखो तो दूसरा आदमी आना चाहिए, n की जगह 3 रखो तो तीसरा आदमी आना चाहिए, n की जगह 4 रखो तो चौथा आदमी आना चाहिए, देन इट इज़ करेक्ट। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे किसी दिन आ गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब लिखो, बताओ, अब देखो, अब इधर क्या है 2 2 2 2 2, नीचे कांस्टेंट है तो मैं वैसे ही कॉपी कर देता हूँ 2। ओके, ऊपर के लोग चेंज हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं वो देखना है बस। 2 की पावर यहाँ 1 आया, यानी कि n को जब मैं 1 रखता हूँ तो ये पहला आदमी मिलता है। सिंपल सी बात है, मैंने इसीलिए पहले सीक्वेंस में लिखा है। n को 1 रखने पर फर्स्ट टर्म आना चाहिए, n को 2 रखने पर सेकंड टर्म आना चाहिए, n को 3 रखने पर थर्ड टर्म आना चाहिए। तो n को 1 रखते हुए आ रहा है तो सिंपल इसका मतलब 2 की पावर n को फॉलो कर रहा है। सिंपल कहानी है। अगर इसी सीक्वेंस को किसी ने ऐसा कर दिया 2, फिर यहाँ से शुरू किया 2 स्क्वायर 2 क्यूब, देन आप बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या रहा होगा 2 की पावर 0, क्या रहा होगा ये 2 की पावर 0, यानी कि आज 0 मिल रहा है मुझे पहले टर्म में। ऊपर नीचे वाले लोग तो कांस्टेंट हैं 2 2 2 2 2 सब में, तो वो चेंज नहीं होगा, वो 2 रहेगा। ऊपर 0 ला रहे हैं, कुछ ऐसा बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ जिसमें n रखो और मुझे 0 मिले, है ना। n को 1 रखो तो 0 मिले, तो n-1। ठीक है, देखो रख के देखो, n को 1 रखा तो 1 - 1 0, 2 की पावर 0 दैट इज़ 1 पहला आदमी। n को 2 रखा तो 2 - 1 दैट इज़ 2 की पावर 1। सही है, सीक्वेंस करेक्ट। ओके, इसी प्रकार और हम लिख सकते हैं, जैसे कि 1, 1/4, 1/4, 1/16, 1/64 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस को पहचानो, इस सीक्वेंस को पहचानो। ये सीक्वेंस क्या है, ध्यान से देखो अगर, तो 1 1/4, बार बार इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 16, फिर 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 64, यानी कि बार बार 4 के मल्टीपल में ये बढ़ रहा है, वो भी 1 के फॉर्म में। तो यानी कि 1/4 की डिग्री बढ़ रही है ना। कैसे बढ़ रही है, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1/4 की 1, यहाँ पर 1/4 की डिग्री कितनी 2, तो अगेन इसी जैसा है, तो इसको भी हम लिखेंगे n-1। ठीक है, करेक्ट है बात यहाँ तक, बोलो हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी आनी चाहिए। जैसे और भी लिख सकते हैं हम, है ना, 1 × 2, कॉमा 2 × 2 स्क्वायर, कॉमा 3 × ये है ना 2 क्यूब, कॉमा 4 × 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में क्या है, दो चीज़ें चल रही हैं कि आगे वाले टर्म 1 2 3 4, यानी कि जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार वो 1 2 3 को फॉलो कर रहा है। अच्छा, पीछे वाले लोग क्या किसको फॉलो कर रहे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि इसको लिखा सकता है n, यानी कि 1 2 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा n। और 2 की पावर 1 आ रहा है, 2 की पावर 2 आ रहा है, तो ये यानी कि 2 की पावर n टाइप है। अब इसमें रख के देखो टर्म, n की जगह 1 रखें तो क्या आएगा 1 × 2 की पावर 1 आ रहा है, 2 रखे तो 2 × 2 की पावर 2 आ रहा है। तो बहुत आसान है, ये करके आपको कम से कम इतना क्लिक होना चाहिए कि कई बार आपको सीक्वेंस अगर दिया हो तो आप ये चीज़ लिख पाओ, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपको। Tn क्या है, nth टर्म है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ओके, द थर्ड पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो इसी में अब हम आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन है इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन Sn इज इक्वल टू n+1 n+2 डिवाइड बाय 6, फाइंड nth टर्म। पहला, दूसरा, ऑल्सो फाइंड T10। T10 का मतलब क्या है, T10 का मतलब है 10th टर्म। क्या मतलब है 10th टर्म। हर चीज़ का मतलब बहुत समझना ज़रूरी है मैथ्स में। इवन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका मतलब अगर जब तक हम नहीं समझते, हम रटते हैं, फिर जब तक मतलब समझ में आता है तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब समझ में आना चाहिए, इट इज़ 10th टर्म, है ना, हर चीज़ का नोटेशन है 10th टर्म। अच्छा, ओके, nth टर्म बताना है, इसका मतलब क्या बताना है हमें, Tn लेके आना है, Tn लेके आना है ना। और गिवन क्या है, गिवन है Sn।
तो आप ही बताओ कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें Tn निकाल पाओ आप, Sn दिया हो। अभी एक फार्मूला पढ़ा हमने, कौन सा फार्मूला पढ़ा, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, करेक्ट है कि नहीं। अच्छा, इसमें फिट करें तो कैसे फिट करेंगे, आ जाओ। तो Sn का मतलब क्या है, एज इट इज़ लिख देंगे इसको, nn+1 और n+2 डिवाइड बाई 6 माइनस Sn-1, यानी कि n की जगह आज किसको रखना है ना, n-1 को रखना है। तो n की जगह n-1, यहाँ पर n-1 रखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, n-1+1, आराम से करके दिखा रहा हूँ, पहला लेक्चर है। n-1+2 डिवाइड बाई 6 हो गया कि नहीं हो गया, जहाँ n था वहाँ पर n-1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन आप थोड़ा सा रिड्यूस कर लो इसको, तो ये एज इट इज़ रखा रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 6 माइनस इधर n-1, अच्छा ये दोनों कट गए क्या, और ये -1+2 यानी कि ये n बचा, और इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, n+1 डिवाइड बाई 6। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है क्या दोनों में, यानी कि Tn इज इक्वल टू क्या लेके आओगे, दोनों में कुछ कॉमन अगर मिलेगा देन देखो क्या कॉमन है, nn+1/6 इसके पास भी, nn+1/6 इसके पास भी, तो कॉमन खींचा बाहर, nn+1 डिवाइड बाई 6, अंदर क्या बच रहा है भाई, अंदर बच रहा है n+2, और ये माइनस है, माइनस n-1 में टकराएगा तो -n+1 कर देगा, ठीक है। अच्छा, फिर n से n कट गया, 2 + 1 3, तो 3 से ये कट गया तो कितना आया, nn+1/2 बच रहा है क्या, nn+1/2, इट इज़ nn+1/2, यानी कि Tn आपको मिल गया, क्या मिल गया, nn+1/2। जब कभी भी Tn आ जाए और आपको रिक्वायरमेंट हो किसी भी पोजीशन के टर्म्स की, जैसे कि सेकंड, तो सेकंड में उसने T10 मांगा है, तो इसका मतलब क्या है, n की जगह क्या रख देना है, 10 रख देना है, तो इट विल बी 10 × 10 + 1 11 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा भाई, 55, यानी कि टर्म जो होगा T10 क्या होगा, वो 55 होगा। क्लियर है। तो बहुत बेसिक कहानी है, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, बेसिक मैथ्स में किए हैं हमने, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट भी चलेगा क्योंकि बेसिक्स में हो चुका है हमारा, तो आते हैं, स्टार्ट करें फिर। अब हम प्रोग्रेशन में जो मेन प्रोग्रेशंस पढ़ने वाले हैं, वो क्या क्या प्रोग्रेशन होते हैं हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, है ना, 4-5 तरीके की कैटेगरी के पढ़ेंगे, और बेसिक बहुत जो एक जम्बल्ड सीरीज़ होती है वैसा भी पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा, और हर साल एक क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए पढ़ना। तो फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP, हेडिंग दे दूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बोर्ड में भी आपके है सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड्स के लिए भी और इवन JEE के लिए भी, ठीक है। ठीक है, सेम चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या है, अरिथमेटिक नाम से ही लग रहा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आप क्या क्या पढ़ते थे, जोड़ना, घटाना, है ना, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोड़ना घटाना। मल्टीप्लिकेशन तो बाद में आता था। मल्टीप्लिकेशन इज़ अगेन इट इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ से आया, एडिशन से ही तो आया, ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिर मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेंगे उनके बीच रिलेशन कुछ ऐसा होगा, लीनियर रिलेशन होगा। लीनियर रिलेशन समझो पहली चीज़, तो लीनियर फंक्शन पढ़ा था आपने, तो वैसा ही रिलेशन होगा। दूसरी चीज़ साधारण भाषा में बोले कि यहाँ पर क्या होता है कि हर एक टर्म में कुछ ना कुछ ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे नाम ही इसीलिए इसका अरिथमेटिक पढ़ा कि इसमें क्या होगा, हर टर्म जो एक डेफिनेट रूल, जो कि मैंने बताया कि डेफिनेट रूल फॉलो करता है या एल्गोरिथम फॉलो करता है या एक पैटर्न फॉलो करता है, तो यहाँ पर वो पैटर्न जो होता है उसमें उसका क्या है, वो या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक टर्म से कुछ ना कुछ कांस्टेंट, या फिर ऐड करेंगे। जो तो एक डेफिनेशन हम अपनी भाषा में लिख लेते हैं जो कि बुक्स में लिखी होती है ना। इट क्या है, शुरू कहाँ से करेंगे, हाँ, ए सीक्वेंस इज़ कॉल्ड, थोड़ा क्योंकि मैं रटने में थोड़ा सा वीक हूँ, ए सीक्वेंस इज़ कॉल्ड AP। AP कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब भी बोला जाएगा जबकि उसका कोई भी टर्म उठाओ और उसके पिछले टर्म से उसको घटा दो। कोई भी टर्म उठाओ और उसके पिछले टर्म से उसको घटा दो, तो हर बार एक कांस्टेंट आदमी मिलना चाहिए आपको, है ना। कॉल्ड AP इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म, if the difference between term and its previous term
प्रीवियस टर्म, यानी कि कोई भी टर्म का आप डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन जस्ट बाद उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस करना, है ना। द डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट रहना चाहिए, बदले ना, ठीक है, बदले ना, कांस्टेंट। एंड दिस कांस्टेंट एंड दिस डिफरेंस is known as common difference या constant difference, common difference is known as common difference, और इसको डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस से पुकारेंगे, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी से हम इसको डिनोट करेंगे। तो क्या कह गए जनाब, ये कह गए कि इसका मतलब डी जो है आपका वो कॉमन डिफरेंस है, और ये किसी भी टर्म, यानी कि किसी भी टर्म को हम जनरल टी एन मान लेते हैं, और उसके पिछले टर्म के सब्ट्रैक्शन से आपको मिलेगा, एंड इट इज़ अगेन कांस्टेंट, हर बार कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी वो आपका एपी होगा। जैसे कि आ जाओ साधारण सी भाषा में बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने सीक्वेंस लिखा 2 5 7 3 5 7 3 5 7 या 1 से शुरू कर लो, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपको ये एपी में है? तो आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 2, 7 - 5 2, बार बार 2 2 2 2 कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब इट इज़ एपी, ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। या कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हर बार कुछ, यानी कि 2 इसमें ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हुआ, 2 + 1 3, इसमें 2 ऐड हुआ 3 5 5 + 2 7 7 के आगे फिर 2, यानी कि बार बार 2 2 2 2 2 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर इसका जनरल अगर टी एन लिखना होता तो टी एन कैसे लिखते बताओ, चलो यहाँ पर बात करते हैं। ऐसा कोई टर्म बताओ कि जिसमें मैं 1 रखूँ तो 1 मिले, 2 रखूँ तो 3 मिले, और 3 रखूँ तो 5 मिले, तो इसका क्या आएगा 2n - 1, tn क्या आएगा इसी के लिए 2n - 1। कैसे सर tn कैसे निकाल लेते हो, आगे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, फटक से बता भी देते हैं। 2n - 1 कुछ याद भी है ना ऑनेस्टली, तो 2n - 1, n की जगह 1 रखो तो 2 - 1 1, 2 रखेंगे 4 - 1 3 3, 2 × 6 - 1 5, ठीक है। तो ये इसका टी एन हो गया। तो फिलहाल एक बात समझ में आई कि ए पी क्या होता है, ए पी इज़ द, है ना, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके कि किसी भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म को घटाने पर सॉरी सब डस्ट चला जाता है ना, सॉरी, है ना, टर्म और उसके पिछले टर्म को घटाने पर हर बार कांस्टेंट आदमी आपको प्राप्त हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम अच्छी चीज़ें और समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस डी की ही चर्चा करते हैं, आ जाओ दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, वो पहला पॉइंट डाल लेना इसको, डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस, क्या है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, डी को देखते हुए 3-4 बातें हो जाती हैं, जैसे कि आप जो सीक्वेंस लिख रहे थे, डी को देखते हुए 3-4 बातें हो जाती हैं। कैसे, क्या बातें हो जाती हैं, समझना कि इफ़ डी इज़ पॉजिटिव, अगर आपका कॉमन डिफरेंस, सपोज करो, कॉमन सेंस है कि आपका डी अगर पॉजिटिव हुआ, डी = पॉजिटिव ही लिखेंगे ना, एक सेकेंड, तो जो गलत लिखवाने के इरादे में नहीं रहता मैं, एक बार चेक कर लो, वो ज़्यादा अच्छे, इसमें लिखा भी नहीं होगा, बहुत आगे होगा, डी इज़ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव ही चलेगा। आर को 1 से कंपेयर करते हैं, डी इज़ पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 से ले लो, ठीक है, मिल नहीं रहा, मेरे हिसाब से पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव, मतलब डी अगर पॉजिटिव होता है देन हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, वैसे भी ये कॉमन सेंस है, इतना क्यों सोचना, इंक्रीजिंग एपी, इसको नाम देंगे इंक्रीजिंग एपी। मतलब एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आप साधारण सा एग्जांपल सामने लगा सकते हो, जैसे ये था 2 4 6 8 ... मतलब इसका डी कितना है, डी = 2, पता कैसे चला, डी कैसे, अरे पीछे से टर्म को घटा दो, डी इज़ 2, या इट इज़ पॉजिटिव ना, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग बोलने का मतलब क्या है, टर्म्स बढ़ रहे हैं,
ठीक है, इंक्रीजिंग एपी। अच्छा, अगर डी लेस देन 0 हुआ तो मतलब निगेटिव, अगर निगेटिव हुआ तो आराम से चल रहे, कोई जल्दबाजी नहीं। हो सकता है आप बोर भी हो जाओ आज के लेक्चर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। डिक्रीजिंग एपी मतलब फिर इसके क्या टर्म हो गए, घटते हुए जाएंगे। जैसे कि इसी में मान लो किसी ने 16 से शुरू किया, चलो 16, फिर लिखा उसने 14, फिर लिखा 12, फिर लिखा 10, और इस तरह से घटते घटते इधर जाके बहुत दूर निकल गया ये, ठीक है। तो इसके लिए अगर बात की जाए तो d इक्वल टू क्या है, -2 है। ऐसा मत करना सर, बड़े से ही छोटा घटाएंगे, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर ऐसा डिफरेंस का मतलब मैंने बताया था बड़े से छोटा घटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या मतलब है कि हमेशा अगले से पिछला घटेगा तभी आपको d मिलता है, अगले से पिछला घटेगा तभी d मिलेगा। तो 14 से -16 करोगे तो -2, 12 से -14 करोगे तो -2, d इज़ निगेटिव। तो हेयर d इज़ निगेटिव। तो आप ही बता दो क्या टर्म आपको घटते क्रम में नज़र आ रहे हैं, है ना, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में थे, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम। अच्छा, अगर d इक्वल टू 1 रहा तो सर क्या होगा, d इक्वल टू 0 रहा, सॉरी d इक्वल टू 0 रहा, तो इससे यहाँ पर नाइदर इट इज़ पॉजिटिव नॉट निगेटिव, है ना, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एपी। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एपी। जैसे कि एग्जांपल किसी ने लिखा 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर d कितना है भाई, d 0 है हर बार, और ये कांस्टेंट एपी है, यानी कि टर्म ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, इट इज़ कांस्टेंट। ये एक चर्चा हो गई। तीसरी बात, ठीक है, ये कैटेगराइज कर दिया डी के बारे में, इंक्रीजिंग एपी, क्योंकि वो वर्ड यूज़ करेंगे इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी, तो कॉमन डिफरेंस से ही समझ में आता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हमारे पास जो सीक्वेंस है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर एक फर्स्ट टर्म का भी रोल आएगा, है ना। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर ए, ठीक है। एंड हियर कॉमन डिफरेंसेस, क्या कर रहे हो आप, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट कर रहे हो, इज डी। तो अगर आप ही बता दो, अगर पहला आदमी मेरा सीरीज का फर्स्ट टर्म, मतलब पहला आदमी है ना, फर्स्ट पर्सन, और ये कॉमन डिफरेंस अगर ए है, ठीक है, अगर ए है, कॉमन डिफरेंस हमेशा जुड़ता है क्या, कॉमन डिफरेंस हमेशा बार बार टर्म्स में जुड़ता रहता है। जैसे कि कॉमन डिफरेंस 2 था तो इसमें 2 में जुड़ा तो 4, फिर 4 में जुड़ा 2 तो 6, 6 में जुड़ा, तो इसका मतलब बार बार कॉमन डिफरेंस इसमें जुड़ता रहेगा। तो जैसे अगर पहला टर्म a है तो अगला टर्म क्या होगा, a प्लस डी, फिर उसके अगला टर्म क्या होगा, फिर से इसमें d जुड़ेगा तो क्या लिखोगे आप, a प्लस 2d, फिर से इसमें d जुड़ेगा तो अगला टर्म मिलेगा a प्लस 3d। तो इस प्रकार हम लिखते हैं जब, तो हमें एक सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। इसी सीक्वेंस को हम जनरल भाषा में, यही सीक्वेंस हमारा जो है, ये असली फोटो है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इट इज़ फर्स्ट आदमी, मतलब इसे आप T1 भी बोल सकते हो, T1, इट इज़ T2, इट इज़ T3, इट इज़ T4, ठीक है। इसको हम नाम क्या देंगे, फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इसका नाम है पूरा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अच्छा, अब लास्ट टर्म सोचते हैं, लास्ट टर्म फिर क्या होगा, लास्ट टर्म सोचते हैं। ये पहला आदमी, दूसरा आदमी, दूसरा आदमी जब आया तो यहाँ पर देखो ए तो हर बार जुड़ रहा है, ए अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, तो ए लिख लो चुपचाप, ए प्लस। यहाँ पर फोर्थ टर्म जब मैं n की जगह 4 रख रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो, इसके लिए n4, इसके लिए n3, इसके लिए n2, इसके लिए n1, तो n4 रख रहा हूँ तो यहाँ 3 आए, तो इसका मतलब एक कम आना है। तो इसका मतलब जब n वाला टर्म लिखूँगा तो इट इज़, ये लिखा जाएगा ऐसा, और इसको नाम क्या देंगे हम, Tn, और Tn को नाम क्या देंगे हम, 2-3 नाम है इसके, जैसे कि nth टर्म एंड अगेन ये किसकी जगह बैठा है, लास्ट टर्म की जगह बैठा है, तो इसको L से भी डिनोट करेंगे और हम इसको लिखेंगे लास्ट टर्म, ठीक है। टर्म में R खा जाता हूँ मैं, है ना, लिखते वक्त। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका किसका, इट इज़ AP, जनरल फॉर्मेट है किसका, AP का। लिखो यहाँ पर, सब नाक में चौक दस जाता है यार। लेकिन चैप्टर बहुत बढ़िया है, मतलब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप बना के ही आओगे, यानी कि 4 मार्क्स पक्के करने हैं हमें। ये है कि 10 दिन में ख़त्म हो, 15 दिन में ख़त्म हो, लेकिन 4 मार्क्स कंप्लीट होने चाहिए। हमें क्या टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है जेई के हर एक क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन आजकल आते हैं मेंस में। 25 क्वेश्चन का मतलब है
25 क्वेश्चन में मतलब ये है कि हर क्वेश्चन पे आपको मेहनत करनी है और हर एक क्वेश्चन, एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, तो इसलिए जैसे सीक्वेंस सीरीज़ की बात करोगे एक ही क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बेसिक में समझ ज़्यादा होनी चाहिए। जेई कभी भी हायर लेवल पर इतना ज़्यादा कभी नहीं पहुंचता। अभी इसी साल का 2020 का रिसेंटली एनालिसिस देखा जाए तो इजी पोर्शन सिर्फ 5 to 10% था, सॉरी टफ पोर्शन, जो टफ क्वेश्चंस पूछे गए है ना हर सेक्शन में, वो हमेशा सिर्फ इस बार के पेपर में 5 to 10%, ज़्यादा इंक्रीज कभी नहीं करता। टफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे ही नहीं जाते। इजी एंड मॉडरेट टफ क्वेश्चन सिर्फ रहते हैं 10 से 20% या मैक्स टू मैक्स 25%, लेकिन 75% हमेशा इजी और मॉडरेट ही आता है, यानी कि 75% कर ही सकते हो। और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए या निकालने के लिए ओनली 50%, इवन 45% पर भी आप अगर 45% कर देते हो तो इवन अच्छा आपका परसेंटाइल भी आएगा। इवन 50%, 60% आप पेपर अच्छा कर देते हो तो हो जाता है। तो 75% अगर इजी है तो आप पूरा कर सकते हो, है ना। इवन अच्छे से पढ़ोगे तो टफ क्वेश्चन भी इतने कोई टफ नहीं होते, बस थोड़े ट्रिकी होते हैं तो उनको टफ बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एपी और जनरल फॉर्म ऑफ ये समझ लिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब चूँकि हम टीएन हम निकाल लिया हमने, तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर इज़ 4th, है ना। देखो ये चीज़ें आप रट जाएंगे, आपको जितनी बार लिखोगे उतनी बार रट जाएंगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आ जाओ 4th पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे हमारे टीएन के बारे में। टीएन को हम क्या क्या लिखते हैं, nth टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म लिखते हैं, है ना। और इसको हम एपी के केस में एल से और स्मॉल एल से भी दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या है, टीएन है, ठीक है। तो एपी के केस में टीएन, है ना, nth टर्म हमें अगर आया लिखने को तो हम क्या लिखेंगे, nth टर्म इज इक्वल टू टीएन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए एकदम से, ठीक है। कैसे, अब इसको जैसे किसी ने आपको बोला भाई, है ना, T8 लाओ। T8 का मतलब क्या है, 8th टर्म। ये क्वेश्चन में बोला जाएगा तो खट से आपको पता होना चाहिए T8 टर्म कैसे लिखा जाता है, a प्लस 7d। हमेशा यहाँ एक आदमी कम कर देना, ठीक है, 7d। किसी ने पूछा मुझे चाहिए 21th टर्म, T21 मतलब 21th टर्म, यानी कि 21 नंबर पर बैठा हुआ आदमी, यानी कि a प्लस 20d। यानी कि इसके लिए क्या हमने यूज किया, n इज इक्वल टू 8, इसके लिए n इज इक्वल टू 21। और ये n क्या दिखाता है, n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स। कई लोगों को समझ में नहीं आता, n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP, टर्म्स ऑफ AP मतलब AP में कितने लोग हैं, ठीक है। n मतलब लोग, नंबर ऑफ लोग, कितने लोग हैं। जैसे कल को आगे आपको लिखने को T40, तो इसका मतलब कैसे लिखोगे, T प्लस 40 में से एक कम कर दो 39d। खट से लिखना आना चाहिए। मतलब ये चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। T4 लिखना है, T4 इज़ a प्लस 3d, है ना। T7 लिखना है, T7 a प्लस 6d। ये बहुत सिंपल है। आपको कोई भी नंबर का टर्म निकालना हो तो खट से, यानी कि इसमें फिर दो ही चीज़ों का रोल है जो मुझे दिख रहा है, ए और डी का। यानी कि ए और डी पता हो तो हम हर किसी भी एपी का कोई भी टर्म ला सकते हैं फिर, है ना। ए और डी अगर पता हो, क्लियर है, लिख लो, ठीक है। अच्छा, बता दूँ ये बात। चलो अभी सिर्फ थ्योरी और कंसेप्ट को थोड़ा और बिल्ड कर रहे हैं हम आराम से, फिर क्वेश्चन पर एकदम सीधा अटैक मारेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम से, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, और बात कर लेते हैं और जानकारी हासिल कर लेते हैं। 5वीं बात, चूँकि लास्ट टर्म भी आपने पढ़ा है, तो आओ अब हम आज लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल एपी लिखना पूरा एकदम से। देखो जैसे ए आपने ही बोला पहला आदमी है ना, मैं इधर SN भी लिख देता हूँ, प्लस अगला टर्म क्या होगा, a प्लस डी होगा। अगला टर्म क्या होगा, a प्लस 2d होगा। अगला टर्म प्लस a प्लस 3d। अच्छा, इसी तरह चलते लास्ट में कौन आदमी मिलता है, l मिलता है ना भाई। लास्ट का आदमी l है, l को ही आप TN बोल रहे हो। दोनों एक ही खानदान के लोग हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, घर का नाम है उसका l। अच्छा, इसका मतलब l अगर लास्ट टर्म है तो इसके पीछे का टर्म कैसा होगा, पीछे का टर्म होगा l माइनस डी, क्योंकि हर बार जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो d ऐड करते हैं, तो d ऐड करेंगे तभी आएगा। इसके पीछे का टर्म क्या होगा, l माइनस 2d। समझ पा रहे हो क्या कहानी क्या है। तो ये कहानी चलती है। तो ये क्या है, ये इसका जनरल फोटो है कि किसी दिन AP कोई बोले कि भाई जब पूरी AP बताओ तो आप ये बता सकते हो। यहाँ पर चीज़ों का मतलब तो आप जानते हो, A कौन है, पहला आदमी है, L इज़ लास्ट टर्म,
है ना, ये लास्ट से आदमी है और ये फर्स्ट से आदमी है, इट इज़ फर्स्ट टर्म। तो कई बार जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि है ना, कि फाइंड है ना 4th टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। मतलब कई बार जो आपने TN का फॉर्मूला सीखा, जो इधर की तरफ भागता हुआ सीखा आपने, a+n-1 × d, वो आगे से चल रहा था, लेकिन पीछे से चलता हुआ फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर दो बातें हो जाती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो चीज़ें हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट या बिगनिंग की स्पेलिंग देख लेना भाई, मुझे स्पेलिंग से बड़ा इंग्लिश वीक है मेरी, है ना, शुरुआत से ही बिगनिंग। स्टार्ट लिख लो, शुरुआत से हिंदी में लिख लो इसलिए, ठीक है, हंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, शुरुआत से। तो फ्रॉम स्टार्ट बिगनिंग, तो हम इसको लिखते हैं a+n-1 × d, ठीक है, ये हमने लिखा था, क्योंकि कोई भी शुरुआत से कोई भी टर्म उठाओ उसमें n की जगह पुट करो, मतलब ये टर्म कब मिलता है, ये टर्म मिलता है जब हम n को 1 रखते हैं, ये कब मिलता है जब n को हम 2 रखते हैं, ये कब मिलता है जब n को 3 रखते हैं, ये कब मिलता है जब n को 4 रखते हैं। मतलब ये T1 ऐसा तो समझ ही रहे हो आप, T1 T2 T3 T4, स्टार्ट से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम पीछे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पीछे से अगर देखा जाएगा तो अभी के लिए पहला आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा, दूसरा आदमी ये बनेगा T2 और तीसरा आदमी ये बनेगा, और इस तरह से इधर से अगर देखेंगे तो इधर से कहानी कुछ ऐसे चलती हुई दिखाई देगी। बोलो सही है कि नहीं। AP को आप दोनों तरफ से देख सकते हो, उधर से इंक्रीजिंग AP है, इधर से डिक्रीजिंग हो जाएगी, उधर से डिक्रीजिंग है तो इधर से इंक्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है, AP ही रहेगी दोनों तरीके से, और सम भी कभी चेंज नहीं होता AP का, ठीक है ना, चाहे आगे से ऐड करो चाहे आप पीछे से ऐड करना शुरू करो। अच्छा, लेकिन अगर हम पीछे से टर्म जब देखेंगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट या फिर एंड, तो कैसे देखेंगे, तो हमारे लिए ये किसको फॉलो कर रहा है, देखो तीसरा टर्म लिख रहा हूँ तो हर बार L से घट रहा है, तो यानी कि L से घटेगा L-, और तीसरा टर्म लिख रहा हूँ तो यहाँ 2D लिखा है, इसका मतलब ये क्या लिखा जाएगा n-1 × d। तो बस ये दो फॉर्मूले और आप याद रख लो, तो आपकी और भी बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चंस, इवन आपने अगर बोर्ड की बुक्स खरीदी हो, परचेज की हो आपने, तो आप लोग क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हो बोर्ड की बुक से। शुरुआत के कंसेप्ट के क्वेश्चन बेसिक आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र बोर्ड से, है ना, SSC बोर्ड के क्वेश्चन, तो वो मेरे हिसाब से आप शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो आज के ही लेक्चर से, है ना। बहुत सारे बच्चे तो अभी फंक्शन ही कर रहे हैं, तो हालांकि जो बच्चे आगे चल रहे हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक खरीद लें, ताकि आपको बोर्ड का भी साथ साथ नहीं अभी तक हो जाए। तो जब तक हम JEE में पहुँचेंगे, अभी तो बहुत बेसिक बातें हो रही हैं, बोर्ड लेवल ही हैं, ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं हम हमारे सब्जेक्ट की। आ जाओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ बहुत लिया आज, तो आपने आज जानकारी ले ली, है ना, AP के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में, और बहुत आगे तक गए, है ना। अच्छा, आओ जैसे कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं और फिर हम अपनी बातों को रोकेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन लिखा है इफ़ x लाइज इन R, ठीक है, x लाइज इन R, यहाँ पर x+1 कॉमा, या कुछ आसान क्वेश्चन पहले लें, चलो आसान की ज़रूरत नहीं, बेसिक आपने पढ़ा है, x+1 3x, आसान आप क्वेश्चन थोड़े बोर्ड की बुक से कर सकते हो। 4x+2 are first 3 terms of AP, then its fifth term is, या 7th टर्म इज़, कुछ भी, चलो 15 में लगे, 5th टर्म इज़ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आज के दिन हमने 5 बातें की ना अभी AP के अंदर। अभी ये क्या भाई बोल रहे हैं कि जो x है वो आपका रियल नंबर है, और ये 3 बंदे है ना, फर्स्ट 3 टर्म हैं आपके, पहले 3 आदमी हैं जो ये 3 टर्म हैं आपके, ओके। 6th बात लिख लो आप,
आज के दिन और बढ़ा लो, अपनी कंसेप्ट में छठी बात और बढ़ा लो। कोई भी आएगा बोलेगा 3 टर्म्स, ये 3 लोग आर इन AP, ऐसा बोल के अगर कोई जाता है तो इसका मतलब क्या है? बहुत बार बोला जाएगा आपके क्वेश्चन में। तो इसका मतलब साधारण सा है कि AP के दौरान एक चीज़ कांस्टेंट है, जो उसकी डेफिनेशन में ही आया था कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेंस कांस्टेंट। तो यानी कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस हमेशा बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि B माइनस A कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू C माइनस B, क्योंकि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों बराबर होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ से फिर समझ में आता है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C, इट कैन बी रिटन एज, तो B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। वैसे तो हम इस फॉर्मूले को ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई भी बोल के जाएगा कि ABC आर इन AP, दैट इट मीन्स हमारे लिए कि बीच वाले का डबल कर दो और साइड वालों को सम कर दो, तो वो AP में हम मानेंगे। तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, वही चीज़ अगर अप्लाई करो तो बीच वाले को डबल कर दो, इट इज़ 6x इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो खट से अप्लाई कर दो तुरंत। तो यहाँ से क्या x मिलेगा मुझे? यस, x मिल जाएगा, 5x प्लस 3 हो गया, तो यहाँ पर 6x, तो x इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब टर्म्स जो हमें दिए थे, क्या क्या दिए थे? x प्लस 1 दिया था, 3x दिया था, 4x प्लस 2 दिया था। ये क्या है टर्म, वो देखते हैं। तो अगर x की वैल्यू 3 पुट करें तो इट इज़ 4, इट इज़ 3 3 9 एंड इट इज़ 4 3 12 2 14, तो 14। तो यहाँ से मुझे क्या अब निकालना है? T5 निकालना है। T5 कैसे लिखोगे आप? A प्लस 4D लिखोगे, है कि नहीं? A कौन है? 4 प्लस 4 इंटू D। D कैसे पता करेंगे सर? इसको घटाओ, 9 से 4 गया, कितना होता है 9 से 4? 5, और 9 14 से 5 गया, वो भी 5, 14 से 9 गया 5, तो 5। D इज़ 5, तो 5 चौको 20 4 24 24। ठीक है, आसान है कि नहीं? तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना? 5 चौको 20 4 24, सॉरी 24, यस करेक्ट। तो बेसिक क्वेश्चन ये आप कर सकते हो, आपकी बोर्ड की बुक में भी मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम अच्छा सा, फिर हम क्लोज करते हैं आज का लेक्चर। ये बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है क्या आपको? ओके, अगला क्वेश्चन है इफ x लाइज इन R, अगेन 3 की पावर 1 प्लस x, कॉमा 3 की पावर 1 माइनस x, कॉमा a बाई 2, कॉमा 9 की पावर x प्लस 9 की पावर माइनस x, दे फॉर्म AP, then interval of A, then interval of A। अगेन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार बहुत सारे असाइनमेंट्स में DPPs में मिलता है, कई सारी अच्छी बुक्स में भी मिलता है। क्वेश्चन देखो क्या है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, पहले तो ये बताओ मुझे, कितने लोग दिख रहे हैं आपको? प्लस साइन है, हाँ भाई। कितने टर्म दिख रहे हैं? कितने लोग हैं? 5 लोग हैं या 4 लोग हैं या 3 लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 है क्या? अरे नहीं, 3 है। कॉमा देखो, कॉमा कितने? 1 पूरा, 2 और पूरा 3 आदमी हैं, और ये क्या बोल रहे हैं? दे फॉर्म AP, ये बोल के चले गए दे फॉर्म AP। तो कोई भी आएगा और 3 लोगों को बोल के जाएगा कि AP में है, तो पहली चीज़ आप क्या लगा सकते हो? 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C मतलब बीच वाले का डबल कर दो, यानी कि ये बचेगा A इज इक्वल टू B प्लस C, मतलब इन दोनों का सम। तो कैसे लिखोगे आप? बोलो हाँ या ना, यहाँ तक करेक्ट है। अब मुझे फाइंड करना है इंटरवल ऑफ A, लेकिन समस्या ये है कि x पता नहीं, A भी नहीं पता, और A की इक्वेशन, अब फंस गए यहाँ पर। बोलो 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 बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत क्लासिक क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैं ही बताता हूँ थोड़ा थोड़ा, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं बेहतरीन तरीके से। तो 3 की पावर 1 और प्लस x का मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इंटू 3 की पावर माइनस x प्लस, ये तो ऐसा लिखा ही जाएगा। अच्छा, और अच्छा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो गया 3 कॉमन आ रहा है क्या दोनों में, तो ये हो गया 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x, क्या सोचो, प्लस अगले ब्रैकेट में 9 की पावर x प्लस 1/9 की पावर x। और हमेशा अब यहाँ पर एक बहुत क्लासिक शॉर्ट लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ।
कि ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, आगे चलकर आप सीख जाओगे और मैं बताऊंगा भी, आगे चलकर आप ये कहानी खुलेगी। ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी है ना कुछ ऐसी फ़ोटो मिले fx इवन a भी हो चलता है, a + b अपॉन fx, मतलब जो आदमी सीधा हो वो उल्टा हो के ऐड हो या इवन सब्ट्रैक्ट भी हो चलता है, ऐड हो, देन थिंक, जो यहाँ पर ये हिंट है, ये हिंट लिख रहा हूँ मैं, देन थिंक am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। हालांकि ये बहुत आगे की बात हो गई, हमेशा ये सोचना है ना। जैसे कि अभी इधर की जगह देखो तो जैसे सिंपल साइज़ का फ़ोटो जो मैच हो रहा है वो मैच हो रहा है, जो चीज़ सीधी है वही चीज़ उल्टा होके आई है, ठीक है। और इन दोनों का am लेना हो तो डिवाइड बाय 2 लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू इनका gm अगर लिखना हो तो मैंने सिखाया है a इंटू उन दोनों को प्रोडक्ट करो और उनकी डिग्री जो हो वो ऊपर टांगो 1 अपॉन करके, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आप रिज़ल्ट जो निकलता है वो रिज़ल्ट लिख देता हूँ मैं। तो a + 1 अपॉन a जैसी फ़ोटो कभी भी हो, इसकी हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आती है, याद करना, ठीक है। यानी कि दिस इज़, अगर इसके लिए लिखना हो हमें a(f(x) + b अपॉन f(x) के लिए तो क्या आएगा करके देखो, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू b की पावर 1/2, ठीक है। a और b जो भी हो इसके लिए अगर लिखना है तो फिलहाल हमारे फ़ोटो में a + 1/a जैसा है, तो हमने क्या सीखा, a + 1/a जैसी कोई भी चीज़ होगी उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आती है। जोड़ लो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आप करके देखो, 4 + 1/4 करो, 2 + 1/2 करो, 1 + 1/1 करो, 2 आएगा, यानी कि 2 या 2 से बराबर ही होगा, कभी छोटा नहीं आ सकता हो। तो इसी प्रकार ये फ़ोटो भी उसी जैसे मैच हो रही है, यानी कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज़ अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी कि नहीं होगी। तो 3 इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 2। अरे भाई 3 × 2 = 6, अगर कोई चीज़ 2 से बड़ी है और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से बड़ी हो जाएगी, और फिर 2 का एडिशन भी कर दिया तो 6 + 2, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 2। अगेन ये क्या हो जाएगा, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो a का इंटरवल क्या आया, a विल लाई 8 to infinity, 8 को क्लोज कर लो, आंसर करेक्ट। कहाँ से रहेगा तो फिर 8 to infinity। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ये पूरी चीज़ आप ब्रैकेट में बंद कर लो, डिब्बे में कहीं पर भी लिख लेना, बाद में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल लिख के रखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छोटा सा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यहाँ तक पूरा कर लो। तो सीक्वेंस सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दिया आज के दिन, प्रोग्रेशन जो बच्चे थोड़ा सा पीछे देख रहे हैं तो बेचारे वो भी जल्दी करें और अच्छे से करो, इवन बोर्ड की बुक्स खरीद लो मैथ्स की, तो वहाँ से आप स्टार्ट भी कर सकते हो सीक्वेंस सीरीज़, ठीक है। एसएससी बोर्ड से आसान क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, डाउट आए तो पूछ सकते हो, इवन बहुत आसान सी बुक है वो मेरे हिसाब से, तो हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको होता है तो हम साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बने रहो साथ में और अच्छे से करते रहो। थैंक यू।